बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए बेटा, अब पीएमसी ने अपनी जो डेट्स हैं एमडी गेट की वो भी अनाउंस कर दी है। तो उस हिसाब से अब जो आपकी रिमेनिंग जनरल टेस्ट है उनका शेड्यूल इंशाल्लाह आज आपको देते हैं कि जो भी सब होंगी इसके बाद कौन कौन सी टेस्ट होंगी उसका शेड्यूल आपको इंशाल्लाह आज शाम तक या कल तक दे देंगे। आप उसी हिसाब से अब तैयारी कीजिएगा। और जो आपकी नेक्स्ट जीटी होगी बेटा उसका सिलेबस जो है वो कुछ हमने भेजा है, कुछ आज तक इंशाल्लाह आपको भेज देंगे। ये जो जीटी होगी इसकी कोई डेट अभी फिक्स तो नहीं हुई, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ये जो होगी वो 3 या 4 अगस्त को इंशाल्लाह होगी, क्योंकि अब इससे ज्यादा डिले करना पॉसिबल नहीं है। पीछे बहुत सारी चीज रहती है, पूरे सिलेबस की जो है वो ग्रेड टेस्टें भी रहती है। तो इस हिसाब से जो है वो अब हमें इस चीज को वाइंड अप करना पड़ेगा तकरीबन 30 अगस्त तक, क्योंकि उसके बाद मुख्तलिफ बच्चों की टेस्ट स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, बहरहाल उसका डिसीजन लेते हैं सब बच्चों को एक कोई ऐसा तरीका करते हैं कि जिससे हमें पता लग जाए कि अपने पास जो बच्चे हैं उनकी सबसे पहले जिनकी स्टार्ट होनी है वो किस डेट से स्टार्ट होनी है। और दूसरी बात ये कि जो शेड्यूल है इसके अंदर जब आप खोलते हो तो इसके अंदर एक अपडेट का ऑप्शन आ रहा है। जब आप अपडेट का ऑप्शन इस्तेमाल करोगे तो उसके ऊपर आपकी डेट चेंज हो जाएगी। जो पहले आपको फॉर एग्जांपल अगर डेट आपको दे दी गई है 15, आपने अपडेट किया तो हो सकता है वो 20 हो जाए या वो 10 हो जाए। ठीक है, ऐसे आगे पीछे हो सकती है डेट। अब ये अपडेट क्यों दी गई है, इसका मकसद क्या है? तो बेटा ये जो अपडेट का ऑप्शन दिया गया ये इमरजेंसी की सूरत में इस्तेमाल करना है कि खुदा न खास्ता अगर आपको कोई उस दिन इमरजेंसी हो जाती है, आप नहीं पहुंच पाते या रास्ते में कोई इशू हो जाता है, आप जा रहे हैं ट्रैफिक जैम में, कोई अल्लाह खुदा न करे कि कोई एक्सीडेंट वगैरह ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है, तो उसके अंदर आप अपडेट का ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं कि आज मैं नहीं पहुंच पा रहा, तो वो क्या करेंगे आपको रीशेड्यूल कर देंगे। अब कुछ बच्चों ने क्या किया है, रात ही खोल के उसको अपडेट कर दिया, उसको अपडेट किया है, उनकी डेट्स चेंज हो गई है। अब उनकी डेट्स चेंज हो गई, वो ऑप्शन ओनली वंस होता है। ऐसा नहीं कि बार बार अपने मजाक समझ के आप उसको अपडेट को, वो वंस होता है, ओनली वंस इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको सेव कर ले ऑप्शन को। इससे ऐसा नहीं कि आप करने से आपको पीछे वाली डेट मिलेगी। ठीक है, हो सकता है आगे वाली डेट मिल जाए क्योंकि अभी तो बहुत सारा टाइम है। तो उसी हिसाब से आप इसको देखिएगा। मेरा मेरा जाती ख्याल ये है कि आप अपडेट वाला जो ऑप्शन है इसको भी इस्तेमाल न करें, क्योंकि खुदा न खास्ता कोई इमरजेंसी हो जाती है तो उसके अंदर आपके पास एक ऑप्शन होगा कि आप इस डेट को चेंज कर सकते हैं। बाकी आपकी मर्जी, आपके पेरेंट्स से मशवरा करके जो आपको बेहतर समझे वही करें, लेकिन मेरा जाती जो ख्याल था मैंने आपको बता दिया। बहुत सारे बच्चों के बहुत सारे इश्यूज होते हैं, जैसे कोई कहता है शाम को क्लास रखें, कोई कहता है सुबह को क्लास रखें। अब जाहिर है बेटा पेपर तो चलते रहेंगे, पेपर 9 बजे होता है, कोई पेपर 6 बजे थोड़ी होता है, सब मसले होते हैं। अब आपकी ख्वाहिश के ऊपर तो नहीं चला जा सकता कि आप यहाँ पे क्लास रखें, ये करें वो करें, आपकी मर्जी है। लेकिन क्लास जो होंगे वो इसी टाइम पे होंगे और उसी सेम सीरीज से होंगे जैसे पहले होते थे। शाम के टाइम पे आपने देखा है, अभी भी हमने कोशिश की थी कि पेपर के दौरान चलाएं, लेकिन आपके भी प्रॉब्लम थे, हमारे भी पर्सनल प्रॉब्लम थे कि हम सब भी ड्यूटीज पे होते हैं। और दूसरी बात ये होती है कि जो नेट का प्रॉब्लम भी शाम को होता है, इसलिए इसी के ऊपर कंटिन्यू करें। अब वैसे भी हिस्सा खत्म हो गया है, डेट्स फाइनल हो गई है, तो उस हिसाब से अपनी तैयारी करें। आराम से सुकून के साथ फ्रस्ट्रेशन का शिकार नहीं होना है, इधर उधर डिप्रेशन के अंदर नहीं जाना। जो होना है वही होगा। आपके सोचने से जो है वो आपके डिप्रेशन में जाने से, आपकी फ्रस्ट्रेशन के नतीजे में कोई फायदा नहीं होगा, उल्टा आपको लॉस होगा।
ठीक है, मैनेज करें आराम से, सुकून से बुक्स को पढ़े, ज्यादा एक्स्ट्रा चीजों को ना करें, सिंपल रहे, बुक्स को पढ़े, इंशाल्लाह उससे फायदा होगा। फिजिक्स के अंदर मैं आपको सजेस्ट ये करूंगा कि आप सिर्फ पंजाब बोर्ड की रीडिंग करें। अगर केपी का आपको टाइम है तो ठीक है, सिंध का टाइम है तो ठीक है, बहरहाल अगर उन दोनों का टाइम नहीं है तो आप पंजाब को उन टॉपिक्स को, जो टॉपिक्स सिलेबस के अंदर दिए गए उनको पढ़े, उनसे रिलेटेड टॉपिक्स जो होते हैं। आप बहुत सारे बच्चे से रिलेटेड टॉपिक्स बताते हैं, रिलेटेड टॉपिक से आप ये समझते हैं मैं क्या बताऊं। अब रिलेटेड टॉपिक्स से बच्चा नहीं समझ सकता तो अब उसको अब ये तो नहीं बताया जा सकता कि ये पढ़ो वो पढ़ो, ऐसे हाथ से पकड़ के तो गाइड नहीं किया जा सकता हर किसी को। रिलेटेड टॉपिक से आप भी समझते हो, जैसे फॉर एग्जांपल थर्मोडायनेमिक्स है, तो थर्मोडायनेमिक्स का जब आप फर्स्ट लॉ पढ़ते हो तो सेकंड लॉ की दो स्टेटमेंट्स हैं वो भी देख लो, या कार्नोट इंजन के दो फार्मूले वो भी आप माइंड में रख लेंगे, एफिशिएंसी के फार्मूले कौन से। तो इतनी चीजें कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर आप हैंडल करना चाहो तो हैंडल कर सकते हैं, नहीं करना चाहो तो बहुत सारे मसले हैं, फिर आपको इश्यूज है बहुत सारे, फिर आपको टाइम से भी इश्यूज होंगे, फिर आपको रिलेटेड टॉपिक से भी इश्यू होंगे, फिर आपको पीएमसी से भी इश्यूज होंगे। अब जो सिंपल टेस्ट दी गई है वो जो है वो, उसमें मैंने पहले भी आपको कहा था रिलेटेड टॉपिक से होगी, तो रिलेटेड टॉपिक्स है उसके अंदर, या वो टॉपिक्स भी हैं जो लास्ट ईयर पीएमसी के सिलेबस के अंदर थे लेकिन अब वो पीएमसी के सिलेबस के अंदर नहीं है, जो इंटर के अंदर हमने पढ़ भी लिए थे, जैसे चार्जिंग डिस्चार्जिंग है, ये किरचॉफ्स लॉ है। तो ये चीजों से भी कुछ क्वेश्चंस नजर आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि पुराने ओल्ड पीएमसी के सिलेबस से ये टेस्ट दी गई है। तो जरूरी नहीं है कि जो आपकी खुद पीएमसी की ओरिजिनल टेस्ट हो वो रिलेटेड टॉपिक से हो सकता है, वो टू द पॉइंट हो, ये कोई पुराना उन्होंने दे दिया है एज ए प्रैक्टिस दे दिया, ऐसा भी हो सकता है। तो इसलिए इसको टेंशन में लेने की जरूरत नहीं है, उनका जो सिलेबस है उसके ऊपर ग्रिप रखें, बाकी साइड वाले टॉपिक्स हैं, टाइम मिलता है तो एक नजर उसको भी देख लें, और वो भी जाहिर सी बात है आप फर्स्ट ईयर इंटर पढ़े हुए हो तो उनकी बेसिक्स तो आपको आती ही होगी, तो उसको माइंड में रखें। तो बेटा हम डिस्कस कर रहे थे वेव्स के बारे में, वेव्स के बारे में हमने वेव किसको कहते हैं वो पढ़ा था, और वेव्स की जो है वो दो कैटेगरीज हमने पढ़ी थी कि एक मैकेनिकल वेव होती है और दूसरी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मैकेनिकल वेव क्या होती है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है, ठीक है, उसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया था कि मैकेनिकल वेव किसको कहा जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसको कहा जाता है। उसके बाद हमने नेचर ऑफ वेव्स पढ़ी थी कि नेचर ऑफ वेव्स जो होती है उसके अंदर भी दो किस्मों की वेव्स होती है, एक वेव्स को लॉन्गिट्यूडनल वेव कहा जाता है और एक वेव को ट्रांसवर्स वेव भी कहा जाता है। उनकी भी बेसिक्स हमने डिस्कस की थी कि लॉन्गिट्यूडनल वेव किसको कहा जाता है या ट्रांसवर्स वेव किसको कहा जाता है, उसके बारे में हमने डिस्कस कर दिया था। आज वेव की दो और कैटेगरीज हैं जिनको प्रोग्रेसिव वेव्स और स्टेशनरी वेव्स कहा जाता है। अब ये प्रोग्रेसिव वेव्स क्या होती है या स्टेशनरी वेव्स क्या होती है, इसके बारे में आपके माइंड में होना चाहिए कि प्रोग्रेसिव वेव किसको कहा जाता है और स्टेशनरी वेव्स किसको कहा जाता है। ठीक है, ये फर्दर आप कह सकते हैं कि ये दो कैटेगरीज है, जैसे हमने पहले दिन पढ़ा था कि वेव्स की दो कैटेगरीज है ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव्स। प्रोपगेशन की बुनियाद पे वेव की दो किस्में हैं, एक ऐसी वेव जिसको प्रोपगेशन के लिए मीडियम जरूरी हो, उस वेव को मैकेनिकल वेव कहा जाता है। एक ऐसी वेव जिसको प्रोपगेशन के लिए मीडियम जरूरी ना हो, वो विद मीडियम भी ट्रेवल कर सकती है, विदाउट मीडियम भी ट्रेवल कर सकती है, तो ऐसी वेव को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहा जाता है। उसके बाद हमने डिस्कस किया था ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल वेलोसिटी और वेव वेलोसिटी की बुनियाद पे फर्दर दो किस्में हैं, एक को लॉन्गिट्यूडनल वेव कहा जाता है, एक को ट्रांसवर्स वेव कहा जाता है, ये नेचर ऑफ वेव्स है। अब दो और किस्में हैं जिसमें एक
पहले हम डिस्कस करते हैं कि प्रोग्रेसिव वेव किसको कहा जाता है। देखिए बेटा, प्रोग्रेसिव वेव का मकसद है कोई भी ऐसी वेव जो एक जगह से ट्रेवल करके दूसरी जगह तक पहुंचे, तो ऐसी वेव को प्रोग्रेसिव वेव कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, जब हम बात करते हैं तो हमारी जो आवाज होती है, वो हमारी आवाज जो होती है वो एक जगह से ट्रेवल करके दूसरी जगह तक पहुंचती है, और जहां जहां तक ये हमारी आवाज पहुंचती है वहां तक एनर्जी और मोमेंटम भी ट्रांसफर करती है। तो ये जो हमारी वेव है, इसको ट्रेवलिंग वेव या प्रोग्रेसिव वेव कहा जाता है। प्रोग्रेसिव वेव का मकसद होता है ऐसी वेव जो एक जगह से ट्रेवल करके दूसरी जगह तक पहुंचे। मीन्स वो किसी पर्टिकुलर, किसी मखसूस रीजन के अंदर बंधी हुई ना हो। ठीक है, मीन्स वो किसी एक बाउंड्री के अंदर ना हो। ठीक है, जैसे मैं बात कर रहा हूँ तो मेरी आवाज ऐसे नहीं कि पर्टिकुलर बाउंड्री के अंदर होती है, उससे बाहर नहीं होती। इसका एक आप एग्जांपल ले रहे हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल एक रस्सी आप लें, दो दीवारों के दरमियान रस्सी को बांधे, आप उसमें से कोई भी एक वेव पैदा करें, उसको खींचे रस्सी को, उसके अंदर वेव पैदा होगी। तो आप देखोगे वो जो रस्सी के अंदर वेव होगी वो दोनों दीवारों के दरमियान रहेगी, उनसे आगे नहीं जा पाएगी, क्योंकि वो दीवारें उसकी बाउंड्री हो जाएगी। तो ऐसी वेव जो होती है ये बाउंडेड वेव होती है। मीन्स वो एक पर्टिकुलर बाउंड्री से बाहर नहीं जा सकती। लेकिन प्रोग्रेसिव वेव के बारे में ऐसे नहीं है। प्रोग्रेसिव वेव एक ऐसी वेव होती है जो जहां पे पैदा होती है वहां से प्रोपगेट करके मुख्तलिफ जगहों तक पहुंचती है और आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाती है। जैसे हमारी आवाज होती है, जब हम बात करते हैं तो जब हम बोलते हैं तो हमारे मुंह से जो आवाज निकलती है वो आवाज इस तरह से फैलना शुरू कर देती है सराउंडिंग में और आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाती है। तो ऐसी वेव को कहा जाता है प्रोग्रेसिव वेव। तो प्रोग्रेसिव वेव का मकसद ये होता है प्रोग्रेसिव वेव। ठीक है, प्रोग्रेसिव वेव के बारे में आप कहोगे, प्रोग्रेसिव और ट्रेवलिंग वेव भी कहा जाता है। वेव which travels from one place to another place and carries energy and momentum is called progressive wave। ऐसी वेव को प्रोग्रेसिव वेव कहा जा सकता है। लॉन्गिट्यूडनल वेव भी प्रोग्रेसिव हो सकती है, ट्रांसवर्स वेव भी प्रोग्रेसिव हो सकती है। जरूरी नहीं है कि कोई लॉन्गिट्यूडनल वेव भी प्रोग्रेसिव होती है ट्रांसवर्स नहीं होती। तो ट्रांसवर्स भी प्रोग्रेसिव हो सकती है और लॉन्गिट्यूडनल वेव भी प्रोग्रेसिव हो सकती है। साउंड है, प्रोग्रेसिव वेव हो सकता है। तो ये साउंड जो हमारा होता है ये एक जो है वो लॉन्गिट्यूडनल प्रोग्रेसिव वेव है। जबकि अगर आप फॉर एग्जांपल लाइट को देख लें तो लाइट एक ट्रांसवर्स प्रोग्रेसिव वेव की कैटेगरी में आप समझ सकते हैं। तो ट्रांसवर्स भी हो सकती है और लॉन्गिट्यूडनल भी प्रोग्रेसिव हो सकती है। ठीक है, अब देखिए, अब इसकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है। अब देखिए, ये जो हम वेव कंसीडर कर रहे हैं ना, ये मैकेनिकल वेव कंसीडर कर रहे हैं, मैकेनिकल प्रोग्रेसिव वेव हम कंसीडर कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, मैकेनिकल वेव जब किसी भी मीडियम से गुजरती है तो मीडियम के अंदर रेजिस्टेंस होती है और रेजिस्टेंस हमेशा एनर्जी के लॉस का सबब बनती है। तो इसी तरह जब वेव किसी मीडियम से गुजरती है तो ये जो मीडियम है ये वेव की एनर्जी के लॉस का सबब बनता है। और यही रीजन है कि जब हम बोलते हैं तो जैसे जैसे हमारी आवाज दूर जाती है तो वो खत्म हो जाती है। इसलिए खत्म होती है
क्योंकि इस मीडियम के अंदर रेजिस्टेंस होती है और ये जो हम एनर्जी देते हैं आहिस्ता आहिस्ता इस सिस्टम के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है, ठीक है, डिसिपेट हो जाती है। तो हम ये एक मीडियम जो कंसीडर करते हैं उसके अंदर रेजिस्टेंस होती है, लेकिन आपको पता है हम हमेशा आइडियल कंडीशंस कंसीडर करते हैं। जैसे हमने चैप्टर 3 के अंदर स्मूथ सरफेसेस पढ़े थे। स्मूथ सरफेस मींस जिसके ऊपर फ्रिक्शन नहीं, ठीक है, वो एक आइडियल सरफेस है। वैसे नॉर्मली हर सरफेस पे फ्रिक्शन होती है, लेकिन हमने जो भी केसेस पढ़े हैं कि हम जो एक्सीलरेशन इतनी फोर्स 10 न्यूटन लगाई 2 किलोग्राम मास पे एक्सीलरेशन कितनी F अपॉन m कहते हैं 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसका मतलब है वहां पे फ्रिक्शन जीरो कंसीडर करते हैं। तो हम जो ऐसे कंडीशन कंसीडर करते हैं ना वो जीरो वाली कंसीडर करते हैं। तो अब ये जो मैकेनिकल वेव जिस मीडियम से गुजरती है तो नॉर्मली उसके अंदर होती है फ्रिक्शन, लेकिन हम ये कंसीडर करते हैं कि उसके अंदर कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है। जब रेजिस्टेंस नहीं है तो एनर्जी की डिसिपेशन नहीं होगी। अगर रेजिस्टेंस है तो वेव की एनर्जी की डिसिपेशन होगी और एनर्जी जैसे जैसे वेव आगे जाएगी एनर्जी उसकी कम होगी और उसका ऑब्जर्व कर सकते हैं कि आवाज जितना दूर जाती है आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाती है और आखिरकार खत्म हो जाती है। आपको पता है आवाज जो होती है उसका जो लाउडनेस होती है दैट डिपेंड्स अपॉन एम्पलीट्यूड और एनर्जी आल्सो डिपेंड्स अपॉन एम्पलीट्यूड। तो इसका मकसद है कि अगर आवाज दूर जाता है उसकी लाउडनेस कम होती है, इसका मकसद है उसका एम्पलीट्यूड कम होता है। अगर एम्पलीट्यूड कम होता है तो आपको पता है एनर्जी डिपेंड करती है वेव की किसके ऊपर डिपेंड करती है, एम्पलीट्यूड के ऊपर। मींस एम्पलीट्यूड कम होता है मींस मीडियम जो होता है वो वेव के एम्पलीट्यूड को कम करता है, मींस एनर्जी को कम करता है, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि जो रियल मीडिया होते हैं वो सब के सब एनर्जी को कम करते हैं जब वेव से गुजरती है। लेकिन अगर हम कोई ऐसा मीडियम कंसीडर करें जिसके अंदर कोई किसी भी किस्म की रेजिस्टेंस नहीं है तो वो एनर्जी को डिसिपेट नहीं करेगा, उसमें वेव जैसी है वैसी ही गुजरेगी। फॉर एग्जांपल अगर एयर के अंदर रेजिस्टेंस ना होती तो मेरी आवाज ये जब इससे गुजरती तो मेरी आवाज डिस्टेंस के साथ उसकी लाउडनेस कम नहीं होती और वो आवाज पूरी दुनिया के अंदर फैल सकती थी, ठीक है। लेकिन रेजिस्टेंस होने की वजह से ये इतना दूर नहीं जा सकती, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा। अब ये जो प्रोग्रेसिव वेव होती है ये जब किसी मीडियम से गुजरती है हम मीडियम आइडियल कंसीडर करते हैं, ऐसा मीडियम जिसके अंदर रेजिस्टेंस नहीं है। तो जब कोई भी इस तरह से कोई भी प्रोग्रेसिव वेव जब किसी भी मीडियम के अंदर जाएगी तो उस मीडियम के सारे पार्टिकल वाइब्रेट करेंगे और इक्वल फ्रीक्वेंसी और इक्वल एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट करेंगे। फॉर एग्जांपल मेरी ये साउंड वेव है, ये जहां जहां तक पहुंचती है इस मीडियम के अंदर, जहां जहां तक मेरी आवाज सुनाई दे रही है वहां तक जो भी पार्टिकल्स होंगे वो सेम फ्रीक्वेंसी सेम टाइम पीरियड और सेम एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करेंगे और कोई ऐसा सिंगल पार्टिकल भी नहीं होगा जो रेस्ट में। तो ये प्रोग्रेसिव वेव की बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी और इसी प्रॉपर्टी की बुनियाद पे डिफरेंशिएट किया जाता है बिटवीन प्रोग्रेसिव एंड स्टेशनरी वेव। तो प्रोग्रेसिव वेव की प्रॉपर्टी कौन सी है? जो प्रोग्रेसिव वेव की प्रॉपर्टी ये होती है कि जब प्रोग्रेसिव वेव किसी भी ऐसे मीडियम से गुजरती है जिस मीडियम के अंदर रेजिस्टेंस नहीं है तो उस मीडियम के सब पार्टिकल्स जो होते हैं वो इक्वल फ्रीक्वेंसी इक्वल एम्पलीट्यूड के साथ जो है वो वाइब्रेट करते हैं, इक्वल टाइम पीरियड के साथ वाइब्रेट करते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट और कोई भी पार्टिकल रेस्ट में नहीं होता जहां तक प्रोग्रेसिव वेव जा रही होती है। आप वाटर को देख ले कि वाटर के अंदर अगर आप वेव पैदा करोगे तो वाटर के ऊपर जो वेव पैदा होगी वो वेव जहां जहां तक पहुंच रही होगी उसके अंदर वाटर के मॉलिक्यूल अप एंड डाउन वाइब्रेट कर रहे होंगे। मींस कोई भी ऐसा सिंगल पार्टिकल आपको नजर नहीं आएगा जो रेस्ट में होगा, ठीक है। तो जहां तक आप देखते हो कि जहां जहां तक पानी होता है वहां तक जब पानी की वेव पहुंचती है
तो उस पानी का हर पार्टिकल सेम फ्रीक्वेंसी सेम एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करता है। उसकी आप देखोगे कि डिस्टेंस के साथ थोड़ा एम्पलीट्यूड कम हो जाता है, वो रेजिस्टेंस की वजह से होता है। मैं कंसीडर कर रहा हूँ आइडियल मीडियम। अगर कोई आइडियल वाटर होता जिसके अंदर रेजिस्टेंस ना होती, तो उसके अंदर जब आप वेव पैदा करते तो वाटर वेव जहां तक जाती वहां तक उसका हर पार्टिकल सेम फ्रीक्वेंसी सेम एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट करता। तो आप लिखोगे इसके बारे में कि when progressive wave passes through any medium। अब यहाँ पे मीडियम हम आइडियल लेते हैं। एनी मीडियम मीन्स आइडियल मीडियम विदाउट रेजिस्टेंस। ठीक है, आइडियल मीडियम विदाउट रेजिस्टेंस passes through any medium, all particles of medium vibrate with same frequency frequency, time period and amplitude। सब के सब पार्टिकल सेम फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ और एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट करते हैं। नो particle remains in rest। ठीक है, कोई भी पार्टिकल रेस्ट में नहीं रहता। ठीक है, अभी एक बात। दूसरी बात कि जब प्रोग्रेसिव वेव किसी भी मीडियम के में से गुजरती है तो वो वेव ट्रेवल करती है, वो मीडियम उसके साथ ट्रेवल नहीं करता। फॉर एग्जांपल, अगर मैं बात कर रहा हूं तो मेरी ये साउंड वेव प्रोग्रेसिव वेव, तो जब मैं बात करता हूं तो ये मेरी जब आवाज एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचती है, तो ऐसा नहीं कि मेरे मुंह से जो एयर निकलती है वो वहां तक पहुंचती है जहां तक मेरी आवाज नहीं। जो मीडियम होता है वो अपनी जगह पे होता है, उसमें क्या होता है, सिर्फ डिस्टरबेंस ट्रांसफर होती है। तो ये बात याद रखिएगा कि जब कोई भी वेव, चाहे मैकेनिकल वेव हो, चाहे प्रोग्रेसिव वेव हो, चाहे स्टेशनरी वेव हो, जब मीडियम से गुजरती है तो मीडियम उसके साथ ट्रेवल नहीं करता। मीडियम अपनी जगह पे होता है, डिस्टरबेंस ट्रेवल करती है। जैसे फॉर एग्जांपल, शहर के अंदर कोई ऐसा इवेंट होता है, तो जो लोग वहां पे इवेंट के करीब होते हैं वो उस चीज को देखते हैं। वो क्या करते हैं, फोन पे, मोबाइल पे या ऐसे ही किसी और बंदे को बताएंगे, वो दूसरे बंदे को बताएंगे, और इस तरह से वो बात जो होगी पूरे शहर के अंदर फैल जाएगी। तो इसमें ऐसा नहीं होता कि जो बंदा देखता है वो सबके पास जाके इंडिविजुअली सबको बता के आता है। वो दूसरे बंदे को बताता है, दूसरा तीसरे को बताता है, तीसरा चौथे को बताता है। इस तरह से चीजें फैलती। क्लास के अंदर अगर कोई बच्चा पहली रो में बैठा है, उसको कोई बात कही जाए, वो साइड वाले को बताए, थोड़ी देर के अंदर वो बात क्लास के एंड तक जा सकती है। ठीक है, इसमें ये नहीं होता कि जो फर्स्ट बच्चा होता है जिसको कुछ बताया गया वो दूसरे को उठ के बताए, इस तरह नहीं होता। तो यही होता है कि आप बच्चों को मीडियम समझें कि जो बच्चे पहले जिसको बात बताई गई वो डिस्टरबेंस पैदा हुई, उसने डिस्टरबेंस तो साइड वाले को दी, लेकिन अपनी जगह पे रहा। मीन्स मीडियम अपनी जगह पे रहता है, सिर्फ डिस्टरबेंस फैलती है। वाटर के ऊपर आप देखिए, वाटर के ऊपर कोई पत्ता या कोई फोम वगैरह का पीस रख के आप उसके अंदर इस तरह से फिंगर डिप करें, आप देखोगे कि वाटर के अंदर जब इस तरह से वेव पैदा होगी तो वो क्रेस्ट और ट्रफ तो आपको मूव करते हुए नजर आएंगे, लेकिन वो पत्ता जो होगा वो अप एंड डाउन मूव करता रहेगा। इसलिए कि जब वो वेव उससे गुजरती है तो पानी उसके साथ नहीं जाता। हमें ऐसा महसूस होता है जैसे पानी नहीं जाता, पानी अप एंड डाउन मूव करता है,
सिर्फ डिस्टर्बेंस जाती है। रस्सी अगर अपने हाथ में इस तरह से लेके हम वेव पैदा करेंगे, हम देखेंगे कि रस्सी हमारे हाथ में, लेकिन वो डिस्टर्बेंस उस रस्सी के अंदर ट्रेवल कर रही है। तो रस्सी के अंदर या पानी के अंदर आप देख सकते हैं, जब आप वेव पैदा करते हैं तो रस्सी या पानी वेव के साथ नहीं जाता, ठीक है। क्या जाता है वेव के अंदर? वो डिस्टर्बेंस ट्रेवल करती है जो पैदा करते हैं। तो आप कहोगे कि जब कोई भी प्रोग्रेसिव वेव किसी भी मीडियम से गुजरती है तो पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम जो होते हैं वो ट्रेवल नहीं करते, सिर्फ डिस्टर्बेंस ट्रेवल करती है। तो ये भी एक इसकी प्रॉपर्टी होती है। ये जनरल प्रॉपर्टी ऑफ वेव है। ये कोई सिर्फ इसके साथ प्रोग्रेसिव के साथ अटैच नहीं होती कि आप कहें कि प्रोग्रेसिव के साथ है। when progressive wave passes through any medium it is a disturbance which travels from one place to another place, but particles of medium remain at their position. Means medium travel नहीं करता, कौन ट्रेवल करता है? ट्रेवल करता है जो है वो डिस्टर्बेंस ट्रेवल करती है, ठीक है। अब इस प्रोग्रेसिव वेव की बहुत सारी चीजें होती है। जैसे प्रोग्रेसिव वेव की होती है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। प्रोग्रेसिव वेव की फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है या फ्रीक्वेंसी किसको कहा जाता है? बेटा ये टर्म्स हैं और पीएमसी के सिलेबस के अंदर दिए हुए हैं। वैसे तो आपको पता होता है इसका, लेकिन फिर भी जो है वो दिए गए अलग से पीएमसी के सिलेबस में, तो माइंड में होने चाहिए। अब ये प्रोग्रेसिव वेव की फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी का मकसद है नंबर ऑफ वेव्स पर सेकंड, नंबर ऑफ वेव्स पर सेकंड, ठीक है, नंबर ऑफ वेव्स पर सेकंड। दूसरा होता है इसके अंदर, ठीक है बेटा, नंबर ऑफ वेव्स पर सेकंड को क्या कहा जाता है बेटा? फ्रीक्वेंसी के एक सेकंड के अंदर कितनी वेव्स पैदा होती है। फॉर एग्जांपल मैं बात कर रहा हूं, अगर मेरी फ्रीक्वेंसी 10,000 हर्ट्ज है, इसका मकसद है मेरे मुंह से या मेरे थ्रोट के अंदर या मेरी आवाज की इस एयर के अंदर एक सेकंड के अंदर कितनी वेव्स पैदा होती है? ये 10,000 वेव्स पैदा होती है। एक सेकंड में कितनी वेव्स पैदा होती है उनको फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। दूसरा होता है इसके अंदर वेवलेंथ। अब ये वेवलेंथ क्या होती है बेटा? वेवलेंथ जिसको लैम्डा कहा जाता है। देखिए बेटा, अगर इस तरह से कोई वेव हो, अगर कोई इस तरह से वेव हो, इस तरह से, ठीक है, तो इस तरह से वेव होती है। इसके अंदर अगर हम दो पॉइंट्स बनाते हैं, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट ए डैश है, एक पॉइंट बी है और एक पॉइंट बी डैश है, ठीक है। अब ये इन पॉइंट्स के बारे में कहा जाता है ये पॉइंट्स फेज में। फेज का मकसद है सेम पोजीशन पे, ये ए और ए डैश सेम पोजीशन पे और मैं पॉइंट बी बनाता हूं। ये पॉइंट आप समझे ना ऊपर है ना नीचे, ये सी और सी डैश ये फेज में सेम पोजीशन पे जो पॉइंट्स होती है उनको कहा जाता है, ये पॉइंट्स किस में होती है? ये फेज में होती है, ठीक है। इनका सेम फेज है, मींस सेम मोड ऑफ वाइब्रेशन। दोनों जिस पोजीशन पे, सेम पोजीशन पे, सेम मोड ऑफ वाइब्रेशन, ऊपर हो नीचे हो बीच में हो, लेकिन पोजीशन सेम हो। दोनों ऊपर जा रही हो, दोनों नीचे आ रही हो, इस तरह से सेम मोड ऑफ वाइब्रेशन हो तो हम कहते हैं कि वो पार्टिकल्स फेज में होते हैं। तो अगर दो पार्टिकल जो फेज में होते हैं उनके दरमियान ये जो डिस्टेंस होता है ये कहा जाता है वेवलेंथ।
ठीक है, दो पार्टिकल्स जो फेज में होते हैं उनके दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है वेवलेंथ। ये सिंपली वेव की लंबाई, वेव कितनी लंबी है, अगर वेवलेंथ बड़ी होगी वेव लंबी होगी, अगर वेवलेंथ छोटी होगी वेव छोटी होगी। वेव की लंबाई जो होती है उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है कि ये वेवलेंथ है। ठीक है, और एक यहाँ से एक पंजाब बोर्ड के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज का फार्मूला भी लिखा, वो रीडिंग करवाऊंगा मैं, पंजाब बोर्ड की रीडिंग करवाऊंगा इसकी। तो पहले मैं बेसिक्स बता दूं, सब चीजें आ जाएंगी उसके अंदर, फिर पंजाब बोर्ड की रीडिंग करवाऊंगा आपको इंशाल्लाह इस चैप्टर की, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी है जो अपने सिंध के अंदर नहीं है, वो पंजाब के अंदर दी गई है, उसको पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो देखिए ये वेवलेंथ होती है, और इसके अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही गई है कि दो ऐसे पार्टिकल जिनके दरमियान वेवलेंथ जितना डिस्टेंस है वो दोनों फेज में होते हैं। देखिए एक बात होती है कि दो ऐसे पार्टिकल जो फेज में होते हैं उनके दरमियान जो लेंथ होती है, डिस्टेंस होता है, उसको वेवलेंथ कहा जाता है। उसका अपोजिट क्या होता है, कैसे पार्टिकल जिनके दरमियान वेवलेंथ जितना डिस्टेंस होता है वो दोनों फेज में होते हैं। ठीक है, जैसे ये है कि ये ए और ए डैश फेज में, तो इनके दरमियान डिस्टेंस वेवलेंथ, या आप ये भी कह सकते हैं कि ए और ए डैश के दरमियान अगर डिस्टेंस वेवलेंथ के बराबर है तो वो दोनों फेज के अंदर होते हैं। तो ये बात ध्यान में रखिएगा। आप कहेंगे कि इसको डिफाइन कैसे करेंगे, डिस्टेंस बिटवीन two particles, two consecutive particles, in a phase is called wavelength. इसको क्या कहा जाता है, वेवलेंथ। या आप ये भी कह सकते हैं कि if distance between two particles is equal to lambda, then they will be in phase। ये फेज के अंदर, फेज का मकसद है एक ही टाइप की मोशन होगी उनके अंदर। ठीक है, एक ही पोजीशन पे होंगे, सिमिलर पोजीशन पे, एक पोजीशन पे नहीं होंगे, सेम पोजीशन सिमिलर पोजीशन पे होंगे। ठीक है, उसके बाद है इसके अंदर स्पीड। ठीक है बेटा, स्पीड ऑफ वेव, ये प्रोग्रेसिव की या ये जनरल कंडीशन है बेटा, या है प्रोग्रेसिव के साथ, तो मैं बता देता हूं आपको कि स्पीड with which wave travels from one position to other position in medium, या सिंपली आप ये कह सकते हैं स्पीड ऑफ वेव को कि जिस स्पीड से वेव किसी भी मीडियम के अंदर ट्रेवल करती है उसको क्या कहा जाता है, स्पीड। अब इसके अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है बेटा, ठीक है, स्पीड ऑफ वेव depends upon properties of medium, properties of medium। ठीक है, does not depends upon, depends does not depends upon the frequency and wavelength। ठीक है बेटा, ये वेव की स्पीड जो होती है ना, ये किसकी प्रॉपर्टी होती है बेटा, मीडियम की होती है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूं, मेरे साथ यहाँ पे जो भी बैठे हुए हैं, अब हम अगर यहाँ पे बात करेंगे ना, तो
तो हम सब की स्पीड का वेव का स्पीड आवाज की स्पीड सेम होगी। क्यों सेम होगी? इसलिए कि स्पीड मीडियम पे डिपेंड करती है। अभी जो एयर मीडियम है इसकी डेंसिटी हम सबके लिए एक जैसी है, इसका टेम्परेचर हम सबके लिए एक, इसका प्रेशर हम सबके लिए एक जैसा है। तो मीडियम जब एक जैसा होता है ना तो उसके अंदर अब हम सब बात करेंगे, हमारी फ्रीक्वेंसी अलग होगी, हमारी वेवलेंथ अलग होगी, लेकिन सबकी स्पीड सेम। आप ये देख लें इसको, लाइट को देख, लाइट के अंदर 400 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर तक विजिबल लाइट के अंदर वेवलेंथ होती है, ठीक है, लेकिन सबकी स्पीड 3 × 10⁸ होती है, क्योंकि सबके लिए मीडियम वैक्यूम है या एयर से होता है, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि वेव की स्पीड मीडियम की प्रॉपर्टी है, ठीक है। वैसे भी अगर आप मैथमेटिक्स आपको आती है और आपको आती है माशाल्लाह, आप इंटेलिजेंट बच्चे हो, कि v = f लैम्डा होता है, ठीक है। इस फार्मूले को अगर आप देखोगे तो आपको लगेगा कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ जो होते हैं ये इनके ऊपर वेलोसिटी डिपेंड करके नहीं करेगी। फ्रीक्वेंसी अगर चेंज होगी तो वेवलेंथ चेंज होगी इफ स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पे हम 3 बैठे हुए हैं, अभी 3 बंदे बैठे हुए, अगर 3 हम बंदे बात करेंगे तो हम तीनों की इस रूम के अंदर स्पीड ऑफ साउंड सेम होगी, लेकिन हम 3 की फ्रीक्वेंसी अलग होगी, वेवलेंथ अलग होगी। जिसकी फ्रीक्वेंसी हम में से यहाँ पे ज्यादा होगी उसकी वेवलेंथ कम होगी, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है। वेलोसिटी कांस्टेंट है तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का इनवर्स रिलेशन बनेगा। तो जिस बंदे का यहाँ पे आवाज की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उसकी वेवलेंथ कम होगी, दोनों को प्रोडक्ट देंगे। और जिस बंदे की यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कम होगी उसकी वेवलेंथ बड़ी होगी, दोनों को प्रोडक्ट देंगे तो स्पीड सेम आ जाएगी, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि स्पीड जो होती है ये मीडियम की प्रॉपर्टी है। इस हिसाब से ये जो होती है वो फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और इस पे जो है वो डिपेंड नहीं करते, ठीक है बेटा। अब आ जाते हैं इसके टाइम पीरियड पे कि वेव का टाइम पीरियड किसको कहा जाता है। अब ये टाइम पीरियड जिसको t से जाहिर किया जाता है बेटा, ये टाइम पीरियड जो t से जाहिर होता है ये टाइम पीरियड किसके बराबर होता है, ठीक है। टाइम पीरियड जिसको t कहा जाता है इसका मतलब क्या होता है? इसके 2 मतलब होते हैं। पहला मतलब ये होता है टाइम इन विच वेव travels distance equal to wavelength equal to lambda, ठीक है। तो ये वेवलेंथ के बराबर डिस्टेंस तय करें। फॉर एग्जांपल एक वेव है, उसकी वेवलेंथ है 10 मीटर, तो 10 मीटर डिस्टेंस तय करने के लिए उसको जितना भी टाइम चाहिए होता है उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का मकसद है वो टाइम जिस टाइम के अंदर कोई भी वेव अपनी वेवलेंथ के बराबर डिस्टेंस तय करती है उसको कहा जाएगा टाइम पीरियड। किसी वेव की अगर वेवलेंथ 100 मीटर है तो 100 मीटर तय करने के लिए, 100 मीटर डिस्टेंस मूव करने के लिए उसको जितना भी टाइम चाहिए होता है उसको कहा जाता है टाइम पीरियड। दूसरा भी इसका मकसद होता है टाइम इन विच वन वेव पासेस थ्रू एनी पॉइंट। किसी भी एक पॉइंट से वेव को गुजरने के लिए जितना टाइम चाहिए होता है उसको भी टाइम पीरियड कहा जाता है। फॉर एग्जांपल दूसरा मकसद मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि टाइम defined for wave to pass through any point, किसी भी पॉइंट से। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बनाता हूँ, ठीक है, ये एक वेव है, सपोज करें ये आप समझे ये एक वेव है और ये वेव इस तरह से गुजरती है और ये लाइन ऑफ ऑब्जर्वेशन है। आप समझे ये लाइन ऑफ
ऑब्जर्वेशन है हमारे पास, इसको हम कहते हैं ये लाइन ऑफ ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, ये हमारे पास एक लाइन ऑफ ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, अब ये वेव है, यहाँ पे हम इसको ऑब्जर्वेशन शुरू करते हैं t इज इक्वल टू 0। वेव के होते हैं 4 हिस्से कर रहे हैं, ये पहला हिस्सा, ये दूसरा हिस्सा, ये तीसरा हिस्सा वेव का, ये चौथा हिस्सा। ठीक है, मीन्स टाइम के भी 4 हिस्से कर लेंगे। तो ये हो गए, इसको लाइनों को आगे बना लें। ठीक है, अब क्या होता है, इस तरह से वेव को मैं किसी और कलर में बनाता हूँ, वेव को मैं ग्रीन कलर के अंदर बनाता हूँ इस तरह से। अब आफ्टर कितने टाइम के बाद बेटा, आफ्टर टाइम 1/4 ऑफ टाइम के बाद इस वेव का चौथा हिस्सा इस तरह से गुजर आएगा, इस तरह से वेव गुजर रही है बेटा। मीन्स चौथा हिस्सा कितने टाइम के अंदर, t4 के बाद, आधा हिस्सा वेव का, वेव का जो t इज इक्वल टू t अपॉन आधे टाइम के बाद आधी वेव पास होगी, 3/4 ऑफ टाइम, इस तरह से t इज इक्वल टू 3t अपॉन 4, 3 इससे गुजर गए। आफ्टर टाइम t, टोटल टाइम के बाद ये इस तरह से, टोटल टाइम के बाद पूरी, मीन्स वो टाइम जिस टाइम के अंदर इस लाइन से पूरी वेव इधर गुजर गई, उसको क्या कहा जाता है, उसका टाइम पीरियड कहा जाता है। ठीक है, तो ये टाइम पीरियड को दो तरह से डिफाइन किया जा सकता है। ठीक है बेटा, तो ये हुई हमारे पास प्रोग्रेसिव ट्रेवलिंग वेव। प्रोग्रेसिव या ट्रेवलिंग वेव का मतलब मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूं कि प्रोग्रेसिव वेव ट्रांसवर्स भी हो सकती है, लॉन्गिट्यूडनल भी हो सकती है। प्रोग्रेसिव वेव का मकसद है ऐसी वेव जो जब किसी भी, वो जहां पे पैदा हो वहां से ट्रेवल करे और एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचे, अपने साथ एनर्जी और मोमेंटम भी लेके जाए, तो ऐसी वेव को कहा जाता है ट्रेवलिंग और प्रोग्रेसिव वेव। ये ट्रेवलिंग या प्रोग्रेसिव वेव एक एरिया के अंदर बाउंडेड नहीं होती, ये एक ऐसी एरिया के अंदर होती है जो बाउंडेड नहीं होती। जब मैं बात कर रहा हूं तो ये मेरी वेव बाउंडेड नहीं, ये सी जाएगी और जाके खत्म हो जाएगी। वेव खत्म क्यों हो जाती है, इसलिए कि रेजिस्टिव इफेक्ट्स होते हैं मीडियम के अंदर। अगर रेजिस्टिव इफेक्ट्स ना हो खत्म नहीं होगी। तो मतलब ये हुआ कि प्रोग्रेसिव वेव का मतलब ये होता है कि कोई भी ऐसी वेव जो ट्रेवल करके एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचे, अपने साथ एनर्जी भी लेके जाए, मोमेंटम भी लेके जाए, तो उसको प्रोग्रेसिव या ट्रेवलिंग वेव कहा जाता है। प्रोग्रेसिव या ट्रेवलिंग वेव अपने साथ एनर्जी और मोमेंटम को ट्रांसफर करती है। ठीक है, वो एक जगह से दूसरी जगह तक एनर्जी और मोमेंटम ट्रांसफर करती है। इस वेव की बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है कि ये वेव जब किसी मीडियम से गुजर रही होती है तो जहां जहां तक वो पहुंच रही होती है वहां वहां तक कोई एक उस मीडियम का सिंगल पार्टिकल भी रेस्ट में नहीं होता। सब के सब पार्टिकल वाइब्रेट कर रहे होते हैं, सब के सब पार्टिकल मूव कर रहे होते हैं, कोई सिंगल पार्टिकल भी रेस्ट में नहीं होता। और ये वेव जब किसी मीडियम से गुजरती है, हम बात कर रहे हैं मैकेनिकल की, तो उस मीडियम का हर पार्टिकल सेम फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, टाइम पीरियड और एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट करता है। ठीक है, और इसकी जब ये वेव गुजरती है तो इसमें मीडियम वेव के साथ ट्रेवल नहीं करता। क्या हम ये समझे ट्रेवलिंग वेव है, ट्रेवल करती है, मीडियम भी उसके साथ ट्रेवल करता है? नहीं करता। मीडियम के पार्टिकल वेव के साथ मूव नहीं करते, ट्रेवल नहीं करते, मूव नहीं, ट्रेवल नहीं करते। वेव ट्रेवल करती है, डिस्टरबेंस ट्रेवल करती है, पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम अपनी जगह पे वाइब्रेट कर रहे होते हैं, उनका नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है, जबकि वेव का नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं होता। वेव का नेट डिस्प्लेसमेंट होता है, प्रोग्रेसिव वेव का डिस्प्लेसमेंट होता है, नेट डिस्प्लेसमेंट होता है, वो डिस्प्लेसमेंट तय करते हैं। जबकि
मीडियम के पार्टिकल्स वाइब्रेटरी मोशन के अंदर होते हैं। वाइब्रेटरी मोशन का नेट डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो 0 मींस वो अपनी जगह पे रहते हैं, सिंपली वाइब्रेट कर रहे थे, डिस्टरबेंस शिफ्ट करते हैं। तो प्रोग्रेसिव वेव जब किसी मीडियम से गुजरती है तो उस मीडियम के पार्टिकल्स उस वेव के साथ ट्रेवल नहीं करते, वो वेव होती है जो ट्रेवल करती है। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर टर्म्स होते हैं कि प्रोग्रेसिव वेव की फ्रीक्वेंसी होती है। फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ वेव्स पर सेकंड, एक वेव के अंदर एक सेकंड के अंदर कितने पैदा होते हैं, फिर वेव्स पैदा होती हैं, इनको कहा जाता है फ्रीक्वेंसी। दूसरी होती है वेवलेंथ, दो पार्टिकल जो फेज के अंदर होते हैं उन दोनों पार्टिकल के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसको कहा जाता है वेवलेंथ। ठीक है, एम्पलीट्यूड अभी मैंने नहीं बताया, भूल गया। एम्पलीट्यूड का मकसद है हाइट, जो वेव की हाइट, क्रेस्ट या ट्रफ की जो हाइट होती है उसको कहा जाता है एम्पलीट्यूड। ठीक है, और वेलोसिटी ऑफ द वेव होती है, वेव जिस स्पीड से किसी मीडियम के अंदर ट्रेवल करती है, वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ द मीडियम, प्रॉपर्टीज ऑफ द मीडियम, टेम्परेचर, मुख्तलिफ चीजें, उनके चेंज होने से वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। ठीक है, किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है आगे डिस्कस करेंगे, जो भी आएंगे वो कहें आपके सिलेबस के अंदर। तो वेलोसिटी मीडियम की प्रॉपर्टी है, वेव की प्रॉपर्टी तो है, जाहिर है वेव की है, लेकिन जो डिपेंड करती है, डिपेंडेंस जो होती है वो मीडियम पे होती है, वेव के ऊपर नहीं होती। वेव की फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ पे नहीं होती, कोई भी हो मीडियम अगर सेम होगा तो स्पीड सेम होगी। कितनी भी वेव्स है, डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, डिफरेंट वेवलेंथ्स, लेकिन अगर उनकी नेचर सेम है, अगर वो मैकेनिकल है, लॉन्गिट्यूडनल है, तो सबकी स्पीड सेम होगी। जैसे आवाज होती है क्लास के अंदर, भले 1000 बच्चे बैठे हो, लेकिन जब वो बोलेंगे डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, डिफरेंट वेवलेंथ्स होगी, लेकिन सबकी स्पीड सेम होगी। ठीक है, तो ये इसके अंदर आती है। टाइम पीरियड है वो टाइम जिसके अंदर वेव अपनी वेवलेंथ के इक्वल डिस्टेंस तय करे, उसको टाइम पीरियड कहा जाता है। या वो टाइम जिसके अंदर किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट से गुजरने के लिए वेव को टाइम रिक्वायर हो, उसको टाइम पीरियड कहा जाता है। एक बात याद रखिएगा, अब इन चारों में से बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है बेटा ये, ठीक है, अब ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये ध्यान में रखिएगा कि इन सब प्रॉपर्टीज के अंदर एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो चेंज नहीं होती। फ्रीक्वेंसी जो होती है ना वेव की, ये मीडियम के चेंज होने से चेंज नहीं होती, मीडियम की प्रॉपर्टीज के चेंज होने से चेंज नहीं होती। फॉर एग्जांपल, मेरे अगर साउंड है, इसकी फ्रीक्वेंसी अगर 10,000 हर्ट्ज है, तो आप इस एयर का टेम्परेचर बढ़ा दें, प्रेशर बढ़ा दें, डेंसिटी बढ़ा दें, या मेरी आवाज एयर से सॉलिड के अंदर चली जाए, लिक्विड के अंदर चली जाए, मीडियम चेंज हो जाए, फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी। मीडियम फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं कर सकता, मीडियम की प्रॉपर्टीज फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं कर सकती। मीडियम की प्रॉपर्टीज वेलोसिटी को चेंज करती है और नतीजे में वेवलेंथ चेंज हो जाती है। ठीक है, वेवलेंथ और वेलोसिटी दोनों चेंज हो सकती है विथ द चेंज ऑफ प्रॉपर्टीज एंड चेंज ऑफ मीडियम ऑफ द जो है वो प्रोपगेशन ऑफ वेव। वेव की मीडियम जिसमें प्रोपगेट कर रही है उस मीडियम के तब्दील होने से या उस मीडियम की प्रॉपर्टीज तब्दील होने से फ्रीक्वेंसी चेंज हो, सॉरी वेवलेंथ चेंज हो सकती है और वेलोसिटी चेंज हो सकती है और टाइम पीरियड चेंज हो सकता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं। फ्रीक्वेंसी सॉरी टाइम पीरियड जो होगा वो सेम रहेगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी तो टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी 1/t होता है, टाइम पीरियड सेम रहेगा। ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी अगर ज्यादा होगी तो वेवलेंथ भी बड़ी होगी, इस तरह से चेंज आएगी, इसी ऐसी चेंज आएगी कि उस हिसाब से वो एडजस्ट हो जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी एक ऐसा फैक्टर होता है जो मीडियम के चेंज होने से या मीडियम की प्रॉपर्टीज के चेंज होने से चेंज होती है। ठीक है, तो आप लिखोगे कि frequency of wave does not changes with change of medium or change of properties of medium। ठीक है,
तो बेटा आज अपना यहाँ पे टॉपिक कंप्लीट होता है, कल करेंगे स्टेशनरी वेज और रीडिंग करेंगे। कोशिश है, मेरी कोशिश ये है कि इसी हफ्ते के अंदर इसको या 2-3 दिन के बाद इसको कंप्लीट कर लूं मैं फिजिक्स को, उसके बाद मैं देखूंगा कि फिर क्या करना है। ठीक है, तो फिर जो है वो देखते हैं, जो भी शेड्यूल बनता है वो आपको बताएंगे। ठीक है सर, खालिक बेटा 1-2 दिन नहीं है, जैसे ही जो है वो अवेलेबल होंगे 1-2 दिन के बाद तो इंशाल्लाह केमिस्ट्री की क्लास होगी, और सुबह या शाम करके इसको कोशिश हमारी ये है कि जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर लें ताकि आपकी जो है वो रिवीजन हो सके। आप डेट सब आप सबकी आ गई है, तो अगर आप कोई ऐसा तरीका ढूंढते हैं जिससे हमें पता लग सके कि जो अपने पास यहाँ पे स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनकी पहली सबसे शुरू वाली डेट कौन सी है, तो उसी हिसाब से जो है वो आपकी जीटीएस का सिलेबस तय कर